आज हम आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है। 4 समूह के दिए गए हैं यहाँ पर। इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जिसके सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है। ये टीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया था। राइजोपस, एल्ब्यूगो, न्यूरोस्पोरा, ईस्ट। कौन सा सही होगा इसमें बियर बनाने में उपयोग में आते हैं। तो आंसर होगा लास्ट, ईस्ट का उपयोग या ईस्ट समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है। बता दें कि सैक्रोमाइसीज को सामान्यतः ईस्ट कहा जाता है। जो सैक्रोमाइसीज है इसे सामान्य रूप से ईस्ट कहते हैं और ये ऐसे माध्यम में उगते हैं जहाँ पर शर्करा की अधिक मात्रा होती है। जहाँ पर शर्करा की अधिक मात्रा होती है वहाँ पर ये उगते हैं और इसीलिए इन्हें फफूंद कहा जाता है। सैक्रोमाइस सेरेविसी जो है, सैक्रोमाइस सेरेविसी का प्रयोग व्यापक रूप से बियर बनाने में किया जाता है। बड़े पैमाने पर इससे बियर बनाई जाती है और बेकरी उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है, जो सैक्रोमाइस सेरेविसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्सीनिया से होता है जंग रोग, कंड रोग, म्लान रोग, इनमें से कोई नहीं। पक्सीनिया से क्या होता है, ये टीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया था। पक्सीनिया से क्या होगा, तो आंसर होगा पहला, पक्सीनिया से जंग रोग हो जाता है। बता दें कि पक्सीनिया वंश के कवकों से वास्तविक जंग रोग उत्पन्न हो जाता है, यानी रस्ट डिसीज उत्पन्न हो जाती है और ये उच्च पौधों पर परजीवी होते हैं। जो पक्सीनिया वंश के कवक होते हैं ये उच्च पौधों पर, बड़े पौधों पर परजीवी के रूप में होते हैं। परजीवी क्या है, तो जो दूसरे पौधों पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं और रस्ट रोग उत्पन्न करने वाले फसल को प्रभावित भी करते हैं। यानी जहां पर उगते हैं जिन पौधों पर, उन पौधों को प्रभावित भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कवक डबल रोटी या ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है। ऐसी कौन सी कवक है, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिससे ब्रेड या डबल रोटी बनाया जाता है। एगेरिकस, ईस्ट, म्यूकर, पीथियम। तो ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया था। इसमें आंसर होगा ईस्ट। ईस्ट से डबल रोटी अथवा कवक बनाया जाता है। ईस्ट को मैंने अभी बताया कि सैक्रोमाइसीज भी कहा जाता है और ईस्ट कवक का उपयोग डबल रोटी अथवा ब्रेड बनाने में होता है। यह कवक शर्करा का किण्वन करता है, यानी फर्मेंटेशन करता है और इस क्रिया में, यानी फर्मेंटेशन क्रिया में एथिल अल्कोहल और CO2 उत्पन्न होती है। CO2 के कारण माध्यम में असंख्य छोटे छोटे से छिद्र बन जाते हैं। क्योंकि CO2 उत्पन्न हो जाती है इसलिए असंख्य छोटे छोटे से छिद्र बन जाते हैं जिससे डबल रोटी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है। स्यूडोमोनास, एस्परजिलस, सैक्रोमाइसीस, म्यूकर। निम्न में कौन ऐसा है जो अल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है। ये पीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर होगा सी, सैक्रोमाइसीज अल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है। एथेनॉल का उपयोग शराब उद्योग में शराब बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खाने योग्य कवक है, यानी कौन सा ऐसा कवक है जो खाया जाता है। एगेरिकस, एस्कोबोलस, एल्ब्यूगो, पीथियम। कौन सा ऐसा कवक है। टीजीटी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर होगा पहला, एगेरिकस खाने योग्य कवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिडियोकार्प फलनकाय है। बेसिडियोकार्प फलनकाय राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो, एगेरिकस। तो ये प्रश्न टीजीटी 2013 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, एगेरिकस का। तो बता दें कि एगेरिकस, जिसे मशरूम के नाम से भी हम जानते हैं, एगेरिकस एक खाने योग्य कवक है। यानी मशरूम क्या होता है, हम लोग खाते हैं, जिसके फलनकाय क्या होते हैं, खाए जाते हैं। फलनकाय यानी जो फल वाला शरीर होता है, ऊपर वाला भाग होता है, उससे खाया जाता है और उसी को, जो खाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, बेसिडियोकार्प कहा जाता है। मुख्य रूप से ये जो संरचनाएं होती हैं ये रिप्रोडक्शन से संबंधित होती हैं, रिप्रोडक्टिव संरचनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूसीफर्स में श्वेत रस्ट उत्पन्न होता है। क्रूसीफर्स में पीथियम द्वारा, अस्टिलेगो द्वारा, पक्सीनिया द्वारा, एल्ब्यूगो द्वारा। क्रूसीफर्स में श्वेत रस्ट किससे उत्पन्न होता है। टीजीटी 1999 में प्रश्न आया और फिर इसके बाद 2013 में प्रश्न आया। 2 बार प्रश्न पूछा गया अब तक की। तो इसका आंसर होगा
डी एल्ब्यूगो द्वारा। बता दें कि क्रूसीफर्स में जो श्वेत रस्ट होता है यानी व्हाइट रस्ट होता है, ये एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा उत्पन्न होता है। एल्ब्यूगो कैंडिडा इसका नाम होता है और यह वास्तविक रस्ट नहीं होता है, वास्तव में ये रस्ट नहीं होता है। ब्लैक रस्ट ऑफ क्रूसीफर पक्सिनिया ग्रैमिनीज द्वारा उत्पन्न होता है। जो ब्लैक रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स है ये पक्सिनिया ग्रैमिनीज के द्वारा उत्पन्न होता है और वास्तविक रस्ट पक्सिनिया द्वारा उत्पन्न होता है। जो वास्तविक रस्ट है वो पक्सिनिया द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य सामान्यतः कहे जाते हैं? पफबॉल्स, थैली कवक, जल फफूंदी, किट कवक। तो इसका आंसर होगा बी, थैली कवक कहे जाते हैं। बता दें कि एस्कोमाइसिटीज कवक एक वर्ग है, कवक का एक वर्ग है या कह लीजिए फंजाई का एक वर्ग है। इन्हें थैली कवक या सैक फंजाई भी जाना जाता है। इन्हें थैली कवक या सैक फंजाई के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्यों ये कहते हैं? क्योंकि ये अचल बीजाणु का निर्माण एक थैली जैसी संरचना में करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? एस्कस कहते हैं। अचल बीजाणुओं का निर्माण किसमें करते हैं? एक थैली नुमा संरचना में करते हैं और उस थैली का नाम क्या है? तो एस्कस कहते हैं, एस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें पर्णहरित अथवा क्लोरोफिल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? कवक, शैवाल, सैक या इनको लाइकेन भी कहा जाता है। उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं। निम्न में से किसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल पूर्णतः अनुपस्थित होता है यानी नहीं होता है? पीजीटी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर होगा कवक में पूर्णतः क्लोरोफिल अथवा पर्णहरित नहीं पाया जाता है। बता दें कि जो कवक होते हैं अथवा फंजाई होते हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये बीजाणु धारक करने वाले यूकैरियोटिक जीव हैं। इनका थैलस प्रायः शाखित और तंतुवत होता है यानी फिलामेंटस होता है और इनकी कोशिका भित्ति काइटिन या सेल्यूलोज अथवा दोनों से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में वार्ट रोग की उत्पत्ति का कारण है? आलू में वार्ट रोग की उत्पत्ति का कारण कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा लास्ट वाला, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। जो आलू का लेट ब्लाइट रोग है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ये पीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा सी, फाइटोफोथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एक रोग है पोटैटो का, ये किससे उत्पन्न होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आंसर होगा बी, अल्टरनेरिया सोलेनी द्वारा। अल्टरनेरिया सोलेनी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम जालिकता सर्वप्रथम किस कवक में ज्ञात हुई? विषम जालिकता किस कवक में ज्ञात हुई थी? म्यूकर, एस्परजिलस, पक्सिनिया, एल्ब्यूगो। तो ये प्रश्न टीजीटी 2002 में पूछा गया, इसके बाद 2010 में पीजीटी में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा पहला, म्यूकर। आपको बता दें कि टीजीटी और पीजीटी में क्वेश्चन घूम घूम करके पूछे जाते हैं। ये नहीं कि हाँ टीजीटी में आया तो पीजीटी में नहीं आएगा या पीजीटी में आया तो टीजीटी में नहीं आएगा। मैंने आपको लोगों को ये बात कई बार बताई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक सदैव होते हैं? विविधपोषी, स्वपोषी, मृतपोषी, परजीवी। ये टीजीटी 2010 में प्रश्न पूछा गया था, कवक सदैव होते हैं क्या? तो आंसर होगा पहला, कवक सदैव विविधपोषी होते हैं। तो कवक परपोषी या विविधपोषी होते हैं, हेट्रोफाइट्स होते हैं। परपोषी यानी हेट्रोफाइट्स या विविधपोषी कहा जाता है और ये कभी भी स्वपोषी नहीं होते हैं। जितने भी कवक होते हैं ये स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो ये जो कवक होते हैं ये स्वपोषी कभी भी नहीं होते हैं। विविधपोषी जीव जो होते हैं ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे विविधपोषी में मृतोपजीवी भी हो सकते हैं यानी सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं यानी पैरासिटिक भी हो सकते हैं। चूंकि मृतोपजीवी, परजीवी विविधपोषी के अंतर्गत आते हैं, अतः सही उत्तर विकल्प ए ही होगा क्योंकि वो उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर ये विविधपोषी ना होता, मृतोपजीवी केवल होता तो हम कह देते हैं मृतोपजीवी, और ना हम कह देते हैं कि परजीवी। लेकिन चूंकि विविधपोषी है इसलिए ये दोनों उसी के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर इसमें होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है? ग्लाइकोजन, मंड, सुक्रोज, माल्टोज। कवकों में किस रूप में भोजन संग्रहित रहता है? तो ये प्रश्न टीजीटी 2009 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला,
ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में भोज्य पदार्थ कवक में संचित होता है। बिल्कुल इसी तरह से मंड अथवा स्टार्च के रूप में जो उच्च पौधे होते हैं, उच्च पौधों में भोजन मंड या स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा प्रदर्शित करता है। माइकोराइजा क्या प्रदर्शित करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये टीजीटी 2005 में पूछा गया था प्रश्न, माइकोराइजा प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर होगा पहला, एक कवक और जड़ की सहजीविता को माइकोराइजा प्रदर्शित करता है। माइकोराइजा जो कवक है ये उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्ब्यूगो होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एल्ब्यूगो क्या है? टीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया था। आंसर बताने से पहले आपको बता दें कि एल्ब्यूगो ओमाइसीटीज वर्ग का एक कवक है या फंजाई है और ये उच्च पौधों का एक ऑब्लिगेट अंतराकोशिकीय परजीवी है, यानी ऑब्लिगेट इंटरसेल्युलर पैथोजेंस है। तो इसका आंसर होगा पहला, ऑब्लिगेट अंतराकोशिकीय रोगजनक है। पहला वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोपस किस वर्ग के अंतर्गत आता है? राइजोपस किस वर्ग में आता है? पीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया था। एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेस्डियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इसका आंसर होगा बी, राइजोपस फाइकोमाइसिटीज वर्ग के अंतर्गत जाइगोमाइसिटीज के समूह में आता है। वर्ग क्या है? फाइकोमाइसिटीज और समूह क्या है? जाइगोमाइसिटीज। यह एक मृतोपजीवी कवक होता है जो मृत पदार्थों पर उगता है। मृतोपजीवी कवक है यानी सेप्रोफिटिक फंजाई होता है और मृत पदार्थों पर उगता है। इनका सामान्य नाम अगर देखा जाए तो ब्रेड मॉल्ड है। ब्रेड मॉल्ड होता है इनका सामान्य नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजाई ड्यूटेरियोमाइसिटीज में अभाव होता है। ड्यूटेरियोमाइसिटीज में किस चीज का अभाव होता है? इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो ये पीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर होगा लास्ट, इनमें लैंगिक जनन नहीं होता है। यानी जो ड्यूटेरियोमाइसिटीज वर्ग के कवक होते हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अभाव होता है, इसीलिए इन्हें फंजाई इम्परफेक्टाई में भी रखा गया है। इम्परफेक्टाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ्लॉटॉक्सिन उत्पन्न होता है वायरस द्वारा, कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा, निमेटोड द्वारा। ये पीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया था। एफ्लॉटॉक्सिन उत्पन्न होता है। आंसर होगा इसमें बी, कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। एफ्लॉटॉक्सिन है क्या? तो वास्तव में ये एक प्रकार का विषैला रसायन होता है। जो एफ्लॉटॉक्सिन है एक प्रकार का जहरीला या विषैला रसायन है जो कवकों, जैसे कौन कौन से कवक हैं, एस्परजिलस के द्वारा उत्पन्न होता है और कैंसर रोग का कारक होता है। किस रोग का? कैंसर रोग का कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इनको सुमेलित करना है तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ये टीजीटी 2003 में प्रश्न पूछा गया था। इसको सुमेलित कैसे करेंगे? तो इसमें आंसर होगा सी। बता दें कैसे सुमेलित किया जाएगा। तो कपास का कोणीय पर्ण चित्ती जो है ये जैंथोमोनास मालवासियरम के द्वारा होता है। कपास म्लान जो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा होता है। कपास की पर्ण चित्ती अल्टरनेरिया माइक्रोस्पोरा के द्वारा होती है और गन्ने का लाल गलन जो है ये कोलेटोट्राइकम फॉल्केटम के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस में क्लैंप कनेक्शन पाया जाता है? बताना है क्लैंप कनेक्शन किस में पाया जाता है। ये पीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया था। आपको बता दें कि क्लैंप कनेक्शन होता क्या है वास्तव में। तो जो बेसिडियोमाइसिटीज है ये कवक है और इन कवकों में लैंगिक जनन के समय, जब लैंगिक जनन होने लगता है उस समय प्लाज्मोगैमी के पश्चात कैरियोगैमी काफी समय बाद होती है। जब प्लाज्मोगैमी हो जाती है उसके बहुत देर बाद कैरियोगैमी होती है। इस अवस्था को डाइकैरियोफेज कहा जाता है। ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? डाइकैरियोफेज कहते हैं। और इस अवस्था में सेप्टा के बगल में हुक के आकार की एक वृद्धि होती है। उसी अवस्था में क्या होता है? सेप्टा के बगल में हुक के आकार की एक वृद्धि पाई जाती है। उसे ही क्लैंप कनेक्शन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? क्लैंप कनेक्शन कहते हैं। और ये कोशिका विभाजन के समय डाइकैरियंस का वितरण करने में सहायता करते हैं। जो हुक निकलते हैं, जो क्लैंप कनेक्शन होते हैं, ये क्या करते हैं? कोशिका विभाजन के समय डाइकैरियंस का वितरण करने में हेल्प करते हैं। और इसे सर्वप्रथम हॉफमैन ने देखा था।
तो इसमें आंसर होगा डी, बेसिडियोमाइसिटीज। आंसर क्या होगा? डी, बेसिडियोमाइसिटीज।